क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है। एक अच्छा तगड़ा सवाल है, मैं सिर्फ रीड करूंगा, आपने खुद सॉल्व करना है और सोच समझ के। बहुत सारी बातें ऐसी है जो मैंने नहीं बताई, आपने खुद सोचनी है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है YIPD2 Limited began construction on a building a qualifying asset on 1st March 2007। एक कंपनी हमारे पास YIPD2 लिमिटेड के नाम से जो कि कंस्ट्रक्शन कर रही है बिल्डिंग की, क्वालिफाइंग एसेट की, और ये स्टार्ट हुआ है 1st March X1 पे। The construction was completed on 30 November 2001 and brought into use from 1st January 2002। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई 1st March X1 पे, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई 30 नवंबर X1 पे, और एसेट को हमने इस्तेमाल करना शुरू किया 1st January X2 से। Depreciation is provided at 10% per annum to our 1 lakh nil residual value। 10% डेप्रिसिएशन का रेट है, स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिशिएट करना है, और रेजिडुअल वैल्यू इसकी ₹1,00,000। The company had the following 3 जनरल लोन्स। खुद ही सवाल में बता दिया कि 3 जनरल लोन है जो कि इतना इतना आउटस्टैंडिंग है तीनों इस साल में। बैंक ए, बैंक बी और बैंक सी। बैंक ए बी सी तीनों का अमाउंट है 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। इंटरेस्ट चार्ज किया गया 15%, 10%, 12%। तीनों लोन किस किस दिन से लिए? 1 April X1, 1 जनवरी X1 पे बैंक ए से लोन लिया, इनको वापस नहीं किया। बैंक बी से 1 April X1 पे लोन लिया और 30 सितंबर को वापस कर दिया। और बैंक सी से 1 जून X1 पे लोन लिया और 31 दिसंबर X1 पे वापस कर दिया। अब देखें, यहां 3 अलग अलग लोन है, तीनों का अलग अलग इंटरेस्ट रेट है। वेटेड एवरेज रेट जब कैलकुलेट करेंगे तो आपने वेटेड एवरेज रेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन कैलकुलेट करना है। कंस्ट्रक्शन हमारी कब से कब तक है सर? 1 मार्च से लेकर 30 नवंबर। तो पहले तो आपने ये देखना है कि इन डेट्स में इन तीनों लोन में से कौन सा लोन आउटस्टैंडिंग था। इन डेट्स में 1 मार्च से लेकर 30 नवंबर तक की डेट में कौन से लोन कितने कितने के लिए अरसे के लिए आउटस्टैंडिंग था, और फिर उन तीनों लोन पे उन रेलेवेंट पीरियड में इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, उन तीनों लोन पे उस रेलेवेंट पीरियड में वेटेड एवरेज बैलेंस कैलकुलेट होगा, और फिर जाकर आपका एक वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट हो रहा होगा। तो बहुत सारी बातें बगैर बताए हुए मैं आप लोगों से मतलब आप लोगों से ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप लोग सही सॉल्व करो। ये एक्सपेक्ट करता हूं कि यार कम से कम हमें ट्राई करना है, और ये पूरा कोर्स हमारा ऐसे ही चल रहा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो मुझे तैयारी करवानी है वो इस तरह से नहीं करवानी कि यार जो चीजें मैंने आपको क्लास में पढ़ाई वो चीजें आपको आती हैं। आप नए सिनेरियोस का या नई सिचुएशन को किस तरह से टैकल करते हो ये बड़ा मैटर करता है। देखो, पीआरसी में एमसीक्यूज बेस्ड पेपर थे, कुछ एमसीक्यूज ऐसे थे जो तुम्हें नहीं पता था, तुमने तुक्का लगा दिया। सीए में कैप 1 से लेकर जब तक अब सीए कंप्लीट नहीं हो जाता, तुम कितने ही अच्छे टीचर से कितनी अच्छी कवरेज क्यों ना कर लो, डेफिनेटली पेपर में 15, 20 या 30, 35 मार्क का पेपर ऐसा हो सकता है जो तुम्हें ना आता हो या जो तुमने क्लास में कवर ना किया हो। भाई हो सकता है हम FAR1 के इस पूरे कोर्स के अंदर 400 सवाल सॉल्व करेंगे, एग्जाम में 9 सवाल आते हैं, उसमें से 6 सवाल ऐसे आ जाए जो तुमने क्लासरूम में कवर किए हो। लेकिन इस बात के लिए भी तैयार रहना कि 1-2 सवाल ऐसे भी आएंगे जो हमने क्लास में कवर किए होंगे। और ये सिर्फ FAR1 में नहीं, 1 से लेकर 8 सीए फाइनल, MSc1, MSc2 सब में यही होगा कि 20, 25, 30% पेपर ऐसा आ जाएगा जो कि नया होगा, जो कि आपने शायद इस तरह का कोई सवाल सॉल्व ना किया। तो एग्जाम के 3 घंटों में प्रेशर में रहते हुए उस नई सिचुएशन को टैकल कैसे करना है, उस नई सिचुएशन में स्ट्रेस नहीं लेना और उसके सोल्यूशन की तरफ किस तरह जाना, ये उसी वक्त पॉसिबल हो सकेगा जब आपने अपनी तैयारी भी इस तरह से की हो। तो हर सवाल के बीच में मैं सवाल रीड करने के बाद आपको सॉल्व करने का टाइम देता हूं। हालांकि बीना टीचर मेरा वो टाइम जाया हो रहा है, मैं सवाल रीड करूं, सॉल्व करूं, रीड करूं, सॉल्व करूं, मैं आज 6ठे सवाल तक पहुंच जाऊं। अगर यही टाइम मैंने ना दिया होता तो शायद ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका होता। लेकिन अगर ये टाइम मैंने आपको नहीं दिया तो सोचना कैसे है ये चीज डेवलप नहीं हो सकेगी। और सोचना कैसे है, और अगर हमें ये चीज डेवलप करनी है तो जो टाइम आपको दिया जा रहा है उसमें आप कोशिश करें। गलत होगा कोई मसला नहीं, हम अभी कौन सा पेपर दे रहे हैं, हम अभी तो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं ना। तो अब आप लोगों ने खुद थोड़ा लॉजिकली सोचना है कि अगर ये फैक्ट्स हैं तो वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैसे कैलकुलेट होना चाहिए। फिर आगे कहता है द इंटरेस्ट ऑन लोन इज कंपाउंडेड एनुअली, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आर स्टैंडर्ड। अब कंस्ट्रक्शन पे इसने खर्चा देखो किस तरह से किया है। लेइंग अ स्लैब 1 मार्च 2001 पे इसने कोई स्लैब डलवाया 60,000 रुपए का। वेटिंग फॉर द स्लैब टू क्योर, वो स्लैब सूख जाए या सही हो जाए
उसके लिए 1 महीना वेट किया 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, और आगे लिखा है दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस, यानी ये 1 महीने का जो काम रुक गया है ये कोई एबनॉर्मल रीजन की वजह से नहीं बल्कि एक नॉर्मल प्रोसेस की वजह से। फिर हमने मटेरियल परचेज किया 1 अप्रैल पे 1,20,000 रुपए का। फिर हमने मजदूरों को पेमेंट की है। अच्छा, मजदूरों को जो पेमेंट की है वो 1 अप्रैल से लेकर 30 नवंबर तक, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 8 महीनों तक खर्चा किया। कितना खर्चा किया है? 3,30,000। इसके आगे लिखता है incurred evenly over the month but paid at the beginning of the each month, यानी कि मजदूरी से काम तुमने 8 महीने रेगुलरली करवाया, लेकिन मजदूरों को सैलरी कब पे करते थे कि हर महीने की सैलरी हर महीने के स्टार्ट में पे करते थे। अब सोचना है कि अगर 3,30,000 का खर्चा इन 8 महीनों में हुआ है तो हर महीने कितना खर्चा हुआ होगा, और हर महीने जो खर्चा हुआ वो हर महीने के शुरू में पे हुआ, तो कितना कितना अरसा वो आउटस्टैंडिंग रहा होगा। कहता है इंटरेस्ट इनकम ऑफ 30,000 वाज अर्न ड्यूरिंग द ईयर, और हमने 30,000 रुपए की ड्यूरिंग द ईयर सूद की इनकम भी कमाई है। द बिल्डिंग इज अ क्वालिफाइंग एसेट फॉर द पर्पस ऑफ IAS 23। ये जो 30,000 रुपए की इंटरेस्ट इनकम कमाई है इसका क्या करेंगे? ये जो 30,000 रुपए की इंटरेस्ट इनकम कमाई है इसका क्या करेंगे? सर इसका कुछ भी नहीं करना। इंटरेस्ट इनकम का काम तो स्पेसिफिक बोरिंग में होता था, ये तो जनरल बोरिंग का सवाल है। इंटरेस्ट इनकम का नंबर आपको सिर्फ धोखा देने के लिए दिया है। कैलकुलेशन में कहता है, रिक्वायरमेंट में कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट दैट इज एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001 एंड कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि बोरिंग कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है, 31 दिसंबर 2001 के साल का डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना है, और साल के आखिर में कैरिंग अमाउंट भी कैलकुलेट करनी है। जरा सॉल्व करने लग जाए खुद से सवाल को।